हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए थे, आगे उसी सेशन को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कितने भागों में विभाजित है, कितने प्रदेशों में विभाजित है, जिसमें हमने देखा था कि 6 प्रदेश हैं जिसमें पूरे के पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी, उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडिया। तो विशाल मैदान जो है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, पहले इसको देखते हैं यहाँ पर। और कौन कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर जो कि उत्तर के विशाल मैदान में हम देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो क्षेत्र है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, आप देखेंगे उत्तरी उत्तराखंड जो है, नॉर्दर्न उत्तराखंड का ये सभी भाग जो है ये इसमें क्या थे, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं थी। ठीक है, अब इसके जो दक्षिण में मैंने आपको बताया था कि नदियों के द्वारा काट काट के, है ना, चट्टानों को क्या किया गया है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया गया। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो निर्माण है ना, क्या था, हमने पढ़ा था कि 2 प्लेटें हैं, एक तो है इंडियन प्लेट और एक है यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी है आपकी, ये हो गई आपकी यूरेशियन प्लेट, है ना, और ये है आपकी इंडियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के बीच में क्या था, टेथिस सागर था, है ना, बहुत सारा सागर था, जिसमें जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर बहने वाली जो नदियां हैं उनके द्वारा बहुत सारा गाद इकट्ठा किया गया। और जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका बृहद हिमालय बना। ठीक है, ये आपका लघु, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो इमेज है इसको हमेशा दिमाग में रखिए। और ये है आपका शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। अब यहाँ पे जो ये हिमालय का निर्माण हुआ है और यहाँ से जो नदियां बहेंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, देखो यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो क्षेत्र है जो आप देख पा रहे होंगे कि शिवालिक के बिल्कुल नीचे जो गिरपदीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये कैसा है, एकदम खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम बराबरी से प्लेटें टकरा गई हैं। इंडियन प्लेट जो है वो क्या है, नीचे धस गई है। तो यहाँ पर जो गैप आया है, तो यहाँ से जो नदियां बहकर आती हैं और अपने साथ जो गाद लेकर आती है उसको क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने पाटा है। इसी तरीके से जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं जो कि इंडियन प्लेट पे बहती थी, उनके द्वारा भी यहाँ पर बहुत सारा गाद लाकर इकट्ठा किया गया है। तो अब क्या हो रहा है, नदियों के फ्लो के कारण और बहुत सारे गाद लाने के कारण ये क्षेत्र जो है इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। और ये पूरी की पूरी घटना जो है हमें उत्तर के उत्तरी भाग में, उत्तरी भारत में देखने को मिलती है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो विशाल मैदान है उसका निर्माण भी हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारा अवसाद जमा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सागर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा अवसाद जमा हुआ और इसके कारण ही क्या हुआ है, आपका विशाल मैदान का निर्माण हुआ है।
ठीक है, तो ये तो हो गई कि ये किस तरीके से निर्मित हुआ था। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्षेत्र है भारत का जो कि विशाल मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो इसका जो शुरुआत है वो आप पंजाब से देख सकते हैं। पंजाब का जो क्षेत्र है, यहां से अगर आप देखेंगे, एक मिनट देखो, ठीक है, ये हो गई शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में इस तरीके से आप यहां से देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आ जाता है आपका, अभी बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा का मैदान, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, एक रफ डायग्राम बनाकर इसको समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, कि कौन सा क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखना, यहां पर जो क्षेत्र का निर्माण हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा का मैदान, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो आप, अब यहाँ पर इसकी बात की गई है तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कि इस क्षेत्र में बहती हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद इसके दक्षिण में यहाँ पर क्या है, आपको बहुत रेगिस्तानी क्षेत्र मिलता है ना, ये पूरा राजस्थान में आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में आपको ज्यादातर रेगिस्तान मिलता है, लेकिन इसके पूर्वी भाग में जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं राजस्थान का मैदान। क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैदान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो नदियां बहती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना, तो इसके कारण ही यहाँ पर राजस्थान के मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक बहुत ही विशाल गंगा का मैदानी क्षेत्र आप पढ़ते हैं, है ना, गंगा का विशाल मैदान। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर, उत्तराखंड से निकलने से लेकर पश्चिम बंगाल तक, है ना, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो गंगा का क्षेत्र कहलाता है। और इसी क्षेत्र को, इसी गंगा के मैदानी क्षेत्र को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड यूपी का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर जो गंगा का अफवाह होता है उसको हम बोलते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो है ना, उत्तराखंड, दक्षिणी उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, अपर गंगा बोलते हैं। इसके बाद आप आएंगे बिहार में, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल होकर ही बे ऑफ बंगाल में जाकर हमारी गंगा नदी समाप्त होती है, ठीक है। तो ऊपरी गंगा का क्षेत्र कौन सा हो गया, दक्षिणी उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे बिहार, पश्चिमी बिहार में आपको मिलेगा मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। और सबसे बाद में यहां पर पूरे पश्चिम बंगाल में यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये है आपका निचली गंगा का मैदान, यहां पे नहीं लिखा, ये क्या है आपका निचली गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पूरा क्या है, गंगा का मैदान,
ठीक है। आगे जो हम अफवाह तंत्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से जो गंगा नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं वो कितना बड़ा एक अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है इस पूरे क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है वो अधिक देखने को मिलता है। तो इसी गंगा नदी के द्वारा आपका उत्तर में गंगा का मैदान या फिर उत्तर का विशाल मैदान जो हम कहते हैं, इसी के कारण जो है निर्मित हुआ है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर पूर्व में इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित असम का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो असम का मैदान, ठीक है, जो कि किसके द्वारा निर्मित किया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो जीवन होता है वो बहुत अलग होता है ना। मैदानी जो क्षेत्र होता है वहां पर कृषि के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कंपैरेटिवली पहाड़ी क्षेत्र के अगर कंपेयर में देखेंगे तो सारी सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज जो है या यातायात जो है वो काफी सुलभ होता है। तो मैदानी क्षेत्र जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा संपन्न माना जाता है। ठीक है। और गंगा का क्षेत्र है तो यहाँ पे जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, कृषि योग्य जो क्षेत्र होता है वो भी हमें अधिक देखने को मिलता है। खैर वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पर यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र को हम पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं या पंजाब का मैदान। ये राजस्थान का मैदान हो गया। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा और निचली गंगा का मैदान। निचली गंगा का मैदान हम पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका विस्तार। देखो, उत्तर का जो विशाल मैदान हम पढ़ते हैं इसको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। यहां पर लिखते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। इसको इसकी संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। पहला है भौतिक या फिर स्थलाकृति। कौन सा है? पहला है भौतिक, जिसे हम स्थलाकृतिक भी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें हमने क्या देखेंगे, भौतिक में हम देखेंगे इसका विभाजन जो है वो किस तरीके से है, भावर क्षेत्र क्या है, खादर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, ये सभी हम किस में देखेंगे, भौतिक स्थलाकृति में देखेंगे। दूसरा जो है वो है प्रादेशिक विभाजन। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रादेशिक ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में हमने अभी देखा तो कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया आपका पंजाब का मैदान। ठीक है। दूसरा हो गया आपका राजस्थान का मैदान। इसके अलावा ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। ठीक है। निचली गंगा का मैदान। ठीक है। और लास्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जिसे हम असम का मैदान भी। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका प्रादेशिक विभाजन। इसी में अगर हम भौतिक विभाजन की बात करें तो भौतिक विभाजन में हम सबसे पहले देखेंगे कि जब सबसे उत्तर में शिवालिक श्रेणी, जो कि पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है, यहां से जब नदियां आएंगी तो इनकी गति क्या होगी, काफी तीव्र होगी, है ना। और बहुत ज्यादा इसमें
जो अपक्षय और अपरदन है, इसकी गतिविधि जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसी कारण आप देखेंगे कि मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर पहाड़ों से टूट टूट कर क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी से यहाँ पर स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भावर क्षेत्र। ठीक है, भौतिक स्थलाकृति में पहला क्या हो जाएगा आपका भावर क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा आपका तराई, तराई क्षेत्र। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपका बांगर, बांगर क्षेत्र, फिर आता है आपका खादर क्षेत्र, और फिर हो बनाता है आपका लास्ट में नदियों के द्वारा जो क्षेत्र निर्मित किया जाता है वो है डेल्टा का में, डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से दो रूपों में हम यहाँ पर अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान को। एक तो है भौतिक स्थलाकृति के आधार पर, जिसमें हम भावर, तराई, बागर, खादर, डेल्टा के क्षेत्र को देखेंगे, और प्रादेशिक में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो भी यहाँ पर हम साथ के साथ समझते चलेंगे। पंजाब के मैदान, राजस्थान, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। चलिए, अब सबसे पहले देखो निर्माण किस तरीके का हुआ ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भागर क्षेत्र जो होता है ये किस तरीके से विकसित होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। ठीक है, चलो तो यहाँ में मैंने बताया ये मैदानी क्षेत्र विकसित हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि शिवालिक श्रेणी के द्वारा जो ऊपर से नदियों के द्वारा जो भी गाद वाद लेकर आया जाएगा वो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्षेत्र निर्मित होगा ये वाला, ठीक है, इसको ही हम यहाँ पर बोलेंगे भावर क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा जो निर्मित होगा, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, भावर क्षेत्र। ठीक है, और इसी भावर क्षेत्र के बाद जो निर्मित होगा उसको हम बोलेंगे आपका तराई क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे ही क्या होगा आपका तराई क्षेत्र विकसित होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, भावर क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो फिर से वही हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे इस तरीके से आप देखोगे ये क्या है आपका ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां से शिवालिक श्रेणी से ये नदियां हिमालय, ग्रेट हिमालय से भी होकर बह रही है, कुछ मध्य हिमालय से डिफरेंट डिफरेंट जगह से निकल रही है। लेकिन जब ये शिवालिक श्रेणी को पार करके जब ये नीचे की तरफ उतरेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर इनकी अवस्था जो है नदी की वो कैसी होगी, नवीन होगी। ठीक है, कैसी होगी, नवीन, जिसे हम युवा अवस्था भी कह सकते हैं। तो नदियों की जो अवस्था है वो कैसी है, नदियां अपनी युवा अवस्था में होंगी। अब युवा अवस्था में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब यंग होते हैं जो बच्चे वो क्या करते हैं, एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे, जोश में होते हैं ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हो, और किसी भी चीज से टकरा सकते हैं, है ना। यंग जनरेशन में ये होता है। अब बुजुर्ग हो जाए तो वो लोग सोचते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर ठीक भी नहीं होगी, ऐसा हो जाता है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे नदियां इठलाती हुई नीचे की तरफ उतरती है ना, तो बहुत ज्यादा रिस्क लेती हैं, कहती आओ तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते हो, जो भी आएगा उसको काट के निकल जाएंगे, है ना।
मार करके निकल जाएंगे। तो इसी में आप देखेंगे कि ये जब अपनी युवावस्था में होती हैं तो नदियों का जो वेग होता है वो क्या होता है, काफी तेज होता है। स्पीड जो होती है, युवा है तो यहाँ पर इनका जो वेग है, यहाँ पे पूरा इस तरीके से लिख लो तो याद रहेगा, नदी का वेग क्या है, वेग अधिक होगा, है ना, अधिक होगा। अब युवावस्था में है, नदी का वेग अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपर्दन की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अपर्दन की जो क्रिया है, अपर्दन जो है वो क्या होगा, अत्यधिक होगा, है ना। अपर्दन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा। अब इस अपर्दन के कारण क्या होगा, यहां से टूट टूट कर जो पहाड़ की चट्टानें हैं वो टूट टूट के टुकड़ों में क्या करेंगी, यहां पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी इस तरीके से। और इसी का हाल ही में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा है। अगर आप लोगों ने अभी जो बाढ़ आई है उसमें देखा होगा कि किस तरीके से पूरे के पूरे पहाड़ टूट जा रहे हैं और नदियों के प्रवाह से क्या हो रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना। बहुत सारी वीडियोस रील्स जो है वायरल हुई होंगी। तो उस एग्जाम्पल को, उस इमेज को, अगर उस स्थिति को अगर आप इमेजिन करके यहाँ पर देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। ठीक है, तो ये कौन सा इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से आकर एक शंकुनुमा आकृति का निर्माण होता है। ठीक है, कैसा, एक शंकुनुमा आकृति का निर्माण होगा। इसमें बहुत सारे, अब देखो पहाड़ों में बहुत सारी चीजें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, है ना, बड़े बड़े पत्थर होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो मिक्स रूप में आकर यहाँ पर क्या हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कंकड़, कंकड़, पत्थर, पथरी, है ना, ये सभी छोटे बड़े सभी आकार के जो यहाँ पर कंकड़ पत्थर पथरी है, ये यहाँ पर इकट्ठा होकर जम जाते हैं, इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये देखो, क्योंकि ये क्या है, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जहां तक इनको ढलान मिल रहा है वहां तक तो ये गतिमान रहते हैं, है ना। यहाँ पे नदी एकदम जोश में है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब इन पत्थरों का वजन जो है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, तो क्या इनमें गति संभव है, ढलान नहीं है तो इनमें गति भी संभव नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होंगे, यहीं पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और इसी के द्वारा किस चीज का निर्माण हो रहा है, इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं भावर क्षेत्र। क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, यहां हो गया और यहां से आगे जो है, यहां पर क्या हो जाएगा, मैदान। आगे जाकर अब पत्थर तो यहीं पर इकट्ठे हो गए, आगे तो नहीं जा पा रहे हैं, आगे क्या होगा, नदी फ्लो करेगी और जो क्या करेगी, मैदानी क्षेत्र का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये पत्थर जो है यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए। अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर जो नदी फ्लो होकर आ रही है, ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ थोड़े क्षेत्र में ये भावर क्षेत्र विकसित हो रहा है, एक बड़े क्षेत्र में हो रहा है। तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां आपको निकलती हुई देखती हैं, लेकिन कुछ आगे जाकर कुछ क्षेत्रों में वो छिप जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, फिर वो आगे जाकर और अलग जलधाराओं में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कारण क्या है कि यहाँ पर जब नदी आकर इस भावर क्षेत्र में इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों में आकर प्रवेश करती है, तो यहाँ पे क्या है, अब कंकड़ पत्थर है ना, तो जहां पे ज्यादा पत्थर इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से जो नदी प्रवाह कर रही होगी मुख्य तौर पर, वो आके जाकर छोटी छोटी जलधाराओं में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या होगा, अब इस तरीके से समझो, यहां पर जैसे ये सारे पत्थर हैं, यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, जहां से जिस नदी का जो भी फ्लो होने का यहाँ पर माध्यम मिलेगा, इस तरीके से हो रही है। ठीक है, इधर से निकल गई, ये इधर से निकल गई, तो ये क्या है, जलधाराएं, है ना, जलधाराएं। जो आगे क्या हो रही है, आगे अलग अलग छोटी छोटी नदियों का क्या कर रही है, निर्माण कर रही हैं। तो इस तरीके से
ठीक है, तो ये कैसा है, एक शंकुनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो ये चीज समझ आए कि भावर क्षेत्र किस तरीके से निर्मित होता है। नदी जब अपनी युवावस्था में होती है उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण जब वेग बहुत है, स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, अपर्दन होना स्वाभाविक है ना। अपर्दन का मतलब क्या है, चट्टानों का टूटकर गिरना। ठीक है, तो यहाँ पर अपर्दन की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा होगी और इसी क्रिया के दौरान आप देखेंगे कि नीचे जहां तक गहराई में जो क्षेत्र होगा, जो खाली क्षेत्र होगा, वहां पर आकर ये जो पूरे के पूरे अवसाद है वो इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जो है वो एक ऐसा क्षेत्र विकसित कर देंगे कि नदी जब यहाँ से गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर छिप जाएगी और आगे आप जाकर देखेंगे कि यही से इस तरीके से आ रही है कोई नदी, है ना, इस तरीके से आ रही है। तो आपने देखा वो कहीं कहीं पे आपको झरने दिखते हैं, फिर नदी गायब हो जाती है, फिर आगे जाके दिखती है। यहाँ पर बिल्कुल नीचे जाकर इस तरीके से अलग अलग जलधाराओं में क्या हो जाएगी, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे इसी में ही मैं आपको समझाती हूँ कि तराई क्षेत्र क्या होता है। इसी के आगे जो है, अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो कि क्या भावर क्षेत्र में आपको जो कृषि योग्य भूमि यहाँ पे उपलब्ध होगी। कॉमन सेंस है, अगर यहाँ पे इस क्षेत्र को हम देखें तो क्या भावर क्षेत्र में कृषि जो है वो संभव है, नहीं हो सकती, क्योंकि कंकड़ पत्थरीय क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर में कहां से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये क्षेत्र जो होता है काफी चौड़ा होता है। ठीक है, बाकी सभी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीजें बताई गई हैं मैंने आपको मतलब लैंग्वेज में नहीं लिखवाया है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, अब देखो जितने भी कंकड़ पत्थर थे वो तो यहाँ इकट्ठे हो गए। अब इन्हीं में क्या होगा, नदी जब प्रवाह करती है तो लगातार इसमें घर्षण होता है और यहाँ से जो छोटी छोटी महीन बारीक मिट्टी होती है वो अपने साथ आगे बढ़ाकर ले जाती है, बड़े बड़े पत्थरों को यहीं छोड़ देती है। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि इसके आगे का जो मैदानी क्षेत्र है उसका जो विकास होता है, इसी को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, भावर क्षेत्र के बाद इसके आगे का जो क्षेत्र होता है जो नदी के द्वारा निर्मित होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र, जो कि बहुत महीन बारीक मिट्टी के द्वारा निर्मित होता है। अब यहाँ पे जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए कि ये क्या ये कृषि योग्य क्षेत्र है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर आकर जब मैदानी क्षेत्र का निर्माण करेगी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो तराई क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत घने घने जंगल मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई वनस्पति उग रही है भावर क्षेत्र में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना कंकड़ पत्थर है, तो यहाँ की जो वनस्पति होगी वो क्या करेगी, अपने आप को सरवाइव करने के लिए लंबी लंबी इनकी जड़ें जो है वो भूमि में जाती हैं। तो यहाँ पर जो वनस्पति होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है ना, क्योंकि फलने फूलने के लिए उतना स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती है। साथ ही के साथ यहाँ की जो जड़ें हैं वो काफी लंबी हो जाएंगी। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली में जब हम तराई क्षेत्र में जाकर देखते हैं तो तराई क्षेत्रों में हमें बहुत घने जंगल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैसे, बहुत ही घने जंगल देखने को मिलेंगे। साथ ही के साथ यहाँ की जो वनस्पति है वो कैसी होगी, बड़ी होगी, है ना, और यहाँ पे कृषि योग्य भूमि जो है वो भी बहुत ज्यादा होगी। साथ ही के साथ यहाँ पर जो जीव जंतु हैं, है ना, अब क्योंकि जंगल यहाँ पर हो पा रहे हैं, वनस्पति बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि जो जंगली जानवर हैं, है ना, वो सब भी यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे, है ना। ठीक है, और इस तराई क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें हैं जो मुख्य तौर पर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे चावल हो गया, है ना, चावल के अलावा गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, ये सभी मुख्य फसलें हैं जो तराई क्षेत्रों में देखने को मिलती है। देखो ये मैंने आपको लिखाया नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको अलग से भी लिखकर करा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे बात समझने की, एक बार समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करती हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो क्षेत्र है वो कौन सा है आपका,
बांगर क्षेत्र है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे।